साथ यहाँ पे जो इस जलसे में मौजूद है हमारे सीनियर कायद मजाज भाई, नवीद भाई और हमारे मौलाना करीमुद्दीन कमाल जी, हमारे अलीम भाई, मतीन भाई, रफ़ीक और तमाम मेरे भाइयों, और यहाँ पे जो मौजूद है हमारे प्रेस भाइयों, आज वोट मांगने मैं आपके सामने आया हूँ। वोट आपकी है। जरूर आप मुझे सवाल कर सकते हैं कि भाई एमएलए साहब आपको ही क्यों वोट डालना है। मैं जाने के बाद कोई और आएगा, वो भी बहुत बोलेगा। फैसला आपको करना है, वोट किसको देना है, क्यों देना है। मैं बोल रहा हूं निजामाबाद का तरक्की बहुत हुआ है, जिसमें कलेक्टर ऑफिस हो, हम हर चीज गंगा जमुना तहजीब करके सोचते हैं। अभी बहुत जिलों में 10-10 किलोमीटर दूर चले गए, लेकिन हम कलेक्टर ऑफिस कहां बनाए भाई? कंटेश्वर के अरसेपल्ली के बीच में, ताकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भाइयों को वो फैसिलिटी रहे और सबके बीच में रहे। और नौजवानों के लिए आईटी हब बनाए, ताकि हमारे बच्चे हैदराबाद, बेंगलुरु, बॉम्बे नहीं जाना पड़े। आज माइनॉरिटी में भी कई लोग हैं पढ़े सो, और जिसको पढ़ाई नहीं आता, जो कारपेंटरी करना चाहते, जो एसी काम करना चाहते, जो इलेक्ट्रीशियन काम करना चाहते, उनके लिए नैक बिल्डिंग बाजू में बनाया, जिसको ट्रेनिंग दिया जाता है। और अभी एक नया बल्दिया ऑफिस बनाए, खूबसूरत नया बल्दिया ऑफिस। और निजामाबाद शहर में बीवी बच्चों के साथ कहीं बाहर जाना है, क्या है यहाँ पे? या होटल जाके बिरयानी खाओ, बड़ी मुश्किल से सिनेमा जाओ, ये दोनों छोड़ के कुछ भी नहीं है। अभी हम जो मिनी टैंकमेंट बनाए, कोई देखे भाई मिनी टैंकमेंट? देखे से लोग जरा हाथ उठाइए। अच्छा है, पसंद आया? फिर आपके वोट मेरे को देंगे? बिल्कुल, शुक्रिया। तो इतना अच्छा मिनी टैंकमेंट बनाया, देखने का लायक है। जो लोग देखे देखे, जो लोग नहीं देखे जरूर मिनी टैंकमेंट जाके आना। और हमारे बच्चों के लिए, खासकर माइनॉरिटी बच्चों के लिए टिमरे स्कूल बनाए, माइनॉरिटी स्कूल। एक एक स्कूल में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब निजामाबाद में जुमला 8 स्कूल है, 20 करोड़ रुपए से एक एक स्कूल बन रहा है। धर्मपुरी हिल्स में एक बावन साहब पहाड़ी में स्कूल बन गया, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। और धर्मपुरी हिल्स में एक स्कूल हो गया, उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ खाना, रहना, किताबें, कपड़े, जूते, 1,20,000 रुपए इस हुकूमत के तरफ से खर्च हो रहा है एक एक स्टूडेंट के ऊपर। और जब से वो फायदा हुए, गुजरने तक इसकी मत इसमें इस गवर्नमेंट में है। चाहे शादी के टाइम शादी मुबारक हो, और हर शादी मुबारक चेक के साथ, मैं अपना बहन मान के मैं चेक के साथ दुल्हन को साड़ी, दूल्हा के लिए एक कपड़े का पेड़ मैं देते आ रहा हूं, क्योंकि 2 बार मुझे आप लोग जिताया। मुझे पूरा उम्मीद है आप तीसरी बार भी मुझे जिताने वाले हैं। क्योंकि एक गरीब क्या चाहते हैं? वो गरीब चाहते कि मेरे घर में 24 घंटा करंट हो। 24 घंटे करंट केसीआर साहब ने इंतजाम किया। वक्त पर पानी आए, दिन भर पानी आए। आपको पानी का कोई तकलीफ है? नहीं है, पानी भी आ रहा है। और आने वाले दिनों में, अभी इलेक्शन के बाद, मैं 24 घंटे पानी देने का वादा किया हूं। 24 घंटे पीने के पानी आएंगे। और ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं है, अब अंडरग्राउंड ड्रेनेज जल्द से जल्द कनेक्शन दे देंगे। और रोड्स अच्छा हो गए। मेरे को तकलीफ से मैं कह रहा हूं, जहां पे भी मैं जा रहा हूं हर जगह डेवलपमेंट हो गए, लेकिन आटो नगर डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं शर्मिंदा हूं। आपको मैं वादा करता हूं, मैं जीतने के बाद आपके आटो नगर में मैं ये गोद लेके हर रोड में पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। रोडा नालिया कुछ भी नहीं बचेगा, चाहे कोई भी
डिवीजन हो, मैं इसको मैं बना के रख दूंगा। और मेरे भाइयों, करंट हो गया, ड्रेनेज हो गया, पानी हो गया, सड़कें हो गए, और मेन रोड अच्छे अच्छे बन गए, फाउंटेन बन गए, कब्रस्ताने अच्छे बन गए। अभी आने वाले दिनों में गरीबों के लिए राशन कार्ड पे बारीक चावल देने वाला है। और जो 2000 रुपए पेंशन जिनको मिल रहा है, उनको 5000 होने वाले हैं। केसीआर साहब का वादा कैसा रहता आपको मालूम है ना? पहला कांग्रेस हुकूमत में 200 रुपए मिल रहा था। फिर 2014 में उन्होंने बोला मेरे को जिताओ, मैं आपको 1000 रुपए कर देंगे। आप लोग जिताए, फिर 1000 रुपए कर दिए। फिर 2018 में आपको बोले मेरे को जिताओ, 1000 रुपए से सीधा मैं 2000 रुपए कर दूंगा। फिर तो आप लोग जिताए, फिर 2000 रुपए कर दिए। अभी केसीआर साहब ने ऐलान किया अभी मुझे जिताओ, मैं आपको 5000 रुपए कर देंगे। फिर इसीलिए केसीआर साहब को जिताइए। और गैस सिलेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो 1200 रुपए मिल रहा है, केसीआर साहब ने फैसला किया गरीबों को सिर्फ 400 रुपए को सिलेंडर देंगे। और आने वाले दिनों में गरीब के घर में किसी को बीमारी आता है तो पहला एक तो बीमारी की परेशानी, दूसरा तो पैसे की परेशानी। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो 50,000 भर्ती करो हॉस्पिटल में, नहीं तो आपको डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन केसीआर साहब ने फैसला किया हो सकता गरीब के घर में भी बीमारी आता है, इसीलिए 15 लाख रुपए तक व्हाइट रेशन कार्ड जिनके पास भी है उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। और जैसे रैयतों हैं गांव में, अगर उसके घर में कोई गुजर जाते उनको 5 लाख रुपए इंश्योरेंस पैसे मिलता। हम केसीआर साहब को बोले साहब हमारा निजामाबाद शहर में तो रहता है ही नहीं, हमारे लोग जैसे लोगों का जो सिटी में रहते हैं उनका क्या हालत है। तो फिर केसीआर साहब ने फैसला किया चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, हर इंसान जो व्हाइट रेशन कार्ड वाला है अगर उसके इंतकाल होता है वो घर के ऊपर बहुत बोझ पड़ता है, इसलिए उसके घर वालों को 5 लाख रुपए चेक मिलेगा हफ्ता 10 दिन के अंदर। ये नया हुकूमत अभी आने वाले दिनों में ये केसीआर साहब को जिताने के बाद ये होगा। और वजूफा जिनको मिल रहा है, वजूफा किनको मिल रहा है? जो बड़े उम्र वालों को वजूफा मिल रहा है, जो बेवा है उनको वजूफा मिल रहा है, और जो घर वाले छोड़ के गए उनको वजूफा मिल रहा है। तो जो छुड़ गए, ना ही वो बेवा है, ना ही वो घर वाले छोड़ के गए, ना ही बड़े उम्र वाला है, उनको तो 5000 रुपए मिलने वाला है। बाकी का जो औरत है 18 साल के उम्र के बाद, 18 साल के बाद हुकूमत ने फैसला किया उनको 3000 रुपए पेंशन मिलेगा। तो आप लोग सोचिए, इसमें से एक भी झूठ है? अगर मुझे वोट मांगने का हक नहीं है, कलेक्टर ऑफिस झूठ है तो मेरे को वोट मांगने का हक नहीं है, अगर आईटी हब झूठ है तो मुझे वोट मत डालिए, अगर म्युनिसिपल बिल्डिंग, मिनी टैंकबंड, माइनॉरिटी स्कूल, निजामाबाद में बड़े बड़े रोड इतना सारे हमने बनाया, तो आने वाले अभी नया नया खिलाड़ी आ रहे, आप लोगों को मैं साबित किया। और 10 साल से निजामाबाद में अमन शांति रहे, अमन शांति है ये मानते हैं ना? कोई दंगे, कोई यहाँ पे कम्युनल राइट्स हुआ नहीं हुआ। ये मेरा वादा है, जब तक आप लोग मुझे एमएलए रखेंगे तब तक निजामाबाद शांति रहेगी। क्या भरोसा है, नया आदमी आ गया, कोई गलत फैसला ले लिया, कोई कुछ सोच के किसी को डाल दिया, किसी को फायदा हो गया। आप सोचो मेरे भाइयों, तरक्की कैसे होगा निजामाबाद शहर? अरे गरीब सोचता है मैं आज कमाए 100 पैसे मेरा बीवी बच्चों के लिए मैं घर पे सही सलामत लेके जाना और शांति से मैं खा के सो जाना। लेकिन अगर शहर में शांति नहीं रहेगा तो घर में शांति कैसे रहेगा? तो इसीलिए मेरे भाइयों आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करके आप अच्छा सोच के फैसला लीजिए। हमारा शब्बीर भाई कामारेड्डी से आए, क्या जानते निजामाबाद के बारे में, वो क्या जानते हमारे ऑटो नगर के बारे में? निजामाबाद शहर में मैं गली गली जानता हूं, जगह जगह जानता हूं मैं, किसको क्या चाहिए,
मैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों को मिला के निजामाबाद में डेवलपमेंट दिया। वहां पे 1 करोड़ दिए तो यहां पे भी 1 करोड़ दिए। वहां पे कब्रिस्तान बनाए तो इधर भी कब्रिस्तान बनाए। वहां पे स्कूल नहीं बनाए लेकिन इधर भी स्कूल बनाए, इधर स्कूल बनाए। तो जिसको हिसाब के जैसे जैसे हम फंड्स लाते गए वैसे वैसे हम डेवलपमेंट करते गए। तो आप लोगों को सोचना जरूरी है, गलत फैसला कभी भी नहीं करना है। अगर हमारे माइनॉरिटी भाइयों के वोट कट गए, फायदा किसी और को होगा तो 5 साल आप पीछे चले जाएंगे। आपके रोडों का डेवलपमेंट क्या, आपको पूछने का हक भी खो जाएंगे आप। अभी मैं हूं, जितने भी लोग यहां पे हैं मेरे से लड़ते, मेरे से नाराज होते, पूरा हक है उनको। मेरे को बोलते यहां पे एमएलए साहब आप आए थे, ऑटो नगर में वादा किया आप, ऑटो नगर में वादा किया आप रोड बनाने का, आप वादा किए थे नाली बनाने का। हमारे लोग हैं, आप बनाओ, लेकिन अगर आपके आदमी नहीं रहा तो आप किससे पूछेंगे, आप किससे सवाल करेंगे, किससे लड़ेंगे और किससे नाराज होंगे। अगर आप नाराज भी हो तो किसको फर्क पड़ता। ऐसा आदमी को मत चुनो। अगर नाराज हो गए तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लड़े तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 साल से आप मुझे देख रहे हैं, एक डेवलपमेंट, दूसरा शांति सही सलामती शहर में रहना है। ये चीज दोनों आप पैरेलली निजामाबाद शहर में चल रहा है। मैं किसी व्यापारी को और किसी लीडर को मैं कभी भी मतलब तकलीफ नहीं देता हूं। अगर मेरा दुश्मन, मेरे एक ही शिकायत हमारा लीडरों से, हमारे लीडर्स बोलते एमएलए साहब ऐसा गलत काम करते आप। मैं बोला मेरे से क्या गलती हो गई, अगर दुश्मन भी आ गए तो उनका काम करते, यही आपका गलती है। लेकिन मेरा कैरेक्टर है, मैं क्या करूं, मैं सबको काम करके दिया, लेकिन आगे तो अभी आप लोग डिसाइड करना है कैसा करना है, आगे जाके कैसे फैसले करना है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपको मालूम है केसीआर किट मिल रहा है। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है उनको 12,000 रुपए मिल रहा है, क्योंकि गरीबी की वजह से अगर बीवी मियाँ काम नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। तो बीवी प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर बोलेंगे, घर में बड़े लोग भी बोलेंगे कि अम्मा आप वजन नहीं उठाना। सामने आ गए, मैडम आ गए, तो आ गए, आप बैठिए बैठिए बैठिए, मैडम आते कि मैं माइक दे देता हूं। इसीलिए केसीआर साहब ने फैसला किया, हमारा बहन मानता हूं मैं, इसीलिए 12,000 रुपए 3 हिस्सों में दिया जा रहा है। और हॉस्पिटल में फ्री स्कैनिंग, फ्री डिलीवरी। उसके बाद आपको केसीआर किट के नाम से एक पेटी मिलेगा, जिसमें माँ के लिए साड़ियां, बच्चों के लिए कपड़े, डायपर्स, मच्छरदान, खिलौने सब देके आपके घर पे सही सलामत गाड़ी में आके छोड़ देंगे। बच्चों के लिए पढ़ाई मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, और टिमरी स्कूल में मैं जैसे बोला बच्चों के लिए, अरे घर में अगर किसी के घर में डिलीवरी होता तो लोग में डिस्कशन चलते, क्या हुआ, बेटी हुआ या बेटा हुआ। अगर बेटी हुआ तो उनको समझाते, पड़ोसी समझाते, उनका रिश्तेदार समझाते, क्या समझाते, अरे फिक्र मत करो और एक बेटा होंगे, अभी आगे बेटा होंगे। अगर बेटा हुआ तो घर में दावत बनता, बेटी हुआ तो नहीं बनता। क्यों नहीं बनना, बेटी हुआ तो दावत। सब गरीबी की वजह से परेशान रहते, आगे जाके हमारा बेटी की शादी हम कैसा करेंगे। लेकिन केसीआर साहब इसका भी इंतजाम किया, शादी मुबारक के नाम से जो भी गरीब का घर में शादी हो रहा है उनके घर में 1,116 रुपए जाएगा। उनको भी हमारे बेटी मानते हैं केसीआर साहब। और जो बड़े लोग हैं, जो पेंशन मिल रहा है, आजकल ये गारंटी नहीं है, दुनिया बहुत बदल गए कि हमारे बेटे देखते हैं नहीं देखते, उसके देखभाल करते माँ बाप के। इसीलिए वो ऐसा घरों में केसीआर साहब ने बड़ा बेटा बन के आया, और केसीआर साहब कह रहे जिसकी भी जरूरत है आपके घर में मैं बेटा बन के आऊंगा। इसीलिए 2,016 रुपए देने का फैसला किया।
और कोई बेवा है, उसके घर वाले चले गए, अगर उनको बच्चों की बोझ इनके ऊपर पड़ता है, अगर ये जाके अपना माँ बाप के घर में रहने का है तो वहां पे बोझ बन जाएंगे। ना ही अकेले नहीं रह सकती और माँ बाप के पास नहीं जा सकती, वैसा लोगों के लिए केसीआर साहब भाई बन के जा रहा है उसके घर में। और आपका सगा भाई आपको देखभाल नहीं करे तो मैं आपका भाई हूं, आपको 2016 रुपए मिलेगा, अभी इसके बाद 5000 रुपए होगा। ये कब तक मिलेगा? जब तक वो बेवा जिंदा है तब तक ये पेंशन मिलेगा। तो ये एक भाई बन रहा है, एक जगह मामा बन रहा है, एक जगह चाचा बन रहा है, एक जगह बेटा बन रहा है। इतना सारे स्कीमत लाने के बाद नया लोगों के लिए, नया हुकूमत के लिए, इसीलिए मेरे भाइयों आप सोचिए और आप फैसला कीजिए, क्योंकि कौन सा सही हुकूमत है कि केसीआर साहब सही है या कोई आने वाले जो बोलने वाले रेवंत रेड्डी सही है। 10 साल से तेलंगाना में निजाम भाई मैडम हमारे बीच में आ चुके हैं, उनके स्वागत करते हैं। ऑटो नगर वालों की तरफ से कविता मैडम का स्वागत करते हैं। मैं बात करूंगा, मैडम आ गई है, इसीलिए अभी मेरा बात खत्म करता हूं। खुदाफिज। अभी हमारे बहन कविता मैडम से गुजारिश है कि वो अपना बात करें। अभी जय तेलंगाना, सबको मेरा सलाम, अंदर की नमस्कारम। ऑटो नगर के सभी मेरे भाई हैं, आप सबको मेरा सलाम। देखिए गणेश भाई और हमारे जितने भी सारे यहाँ पे पार्टी के सीनियर नेता हैं उन सबको भी मैं सलाम करती हूँ। ऑटो नगर సంఘం వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారాలన్న। కలిసి ఇదివరకు మీకున్న సమస్యలన్నీ చెప్పిండ్రు, ఒక్కొక్కటి అవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేసుకుందాం। థ్యాంక్ యూ। आज देखिए ऑटो नगर डेवलपमेंट ये सब एक तरफा है, अभी जो इलेक्शन चल रहा है उसके बारे में सोचने का अभी टाइम है। इस इलेक्शन में तीसरी बार हमारे कायद गणेश गुप्ता जी है बीआरएस पार्टी से, और आज मौका ऐसा आ गया है कि हम सबको गौर करना चाहिए कौन से पार्टी का कायद कैसा है, कौन से पार्टी का बिहेवियर कैसा है, कौन से पार्टी ने हमें यूज करके छोड़ दिया, कौन से पार्टी ने आपका साथ निभाया। ये सारे चीज़ों पे गौर करने का आज वक्त आ गया है। ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 3-4 दिन है पोलिंग के लिए। अलग अलग लोग आएंगे आपके पास, अलग अलग बातें बताएंगे। कल कोई शायर आए थे उत्तर प्रदेश से, वो बहुत बात करके चले गए केसीआर के ऊपर। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कांग्रेस वालों से, पर्टिकुलरली कांग्रेस वालों से, क्योंकि बीजेपी वालों का तो हमें मालूम है वो खुले हमारे दुश्मन है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल उनका अपने साथ खुला दुश्मनी है, उनसे कोई टेंशन नहीं है। जो दुश्मन को हम जानते हैं, समझते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, उनके साथ कभी टेंशन नहीं रहता। लेकिन जो छुपा दुश्मन होता है उनसे सबसे ज्यादा वो खतरनाक होता है, क्योंकि वो देखने का कुछ और होता है, बाहर काम उसका कुछ और होता है। तो जैसे बोलते हैं हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, चबाने के दांत कुछ और होते हैं। कांग्रेस पार्टी का ऐसा है नियत। 55 साल उन्होंने तेलंगाना रियासत में राज किया है कांग्रेस वालों ने। आप एक बार सोचिए, 55 साल हम उनके साथ देते रहे, लगातार हम उनके साथ देते रहे, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया, एक बार गौर करने का वक्त अभी आ गया है। क्या किया उन्होंने? हमको गरीब से गरीब ही रखा है, कभी भी एक बार हमें अमीर होने का मौका उन्होंने नहीं दिया है। राहुल गांधी जी के पिताजी से, उससे माताजी से, उससे दादा परदादाओं से एक ही नारा देते रहे, क्या नारा? गरीबी हटाना है। लेकिन हमेशा उन्होंने गरीबों को हटाया, गरीबी कभी नहीं हटाए। कांग्रेस पार्टी की जो नीयत है जरा सही में गौर करिए, क्योंकि ये अपने जिंदगी का सवाल है। इलेक्शन गणेश गुप्ता जी का नहीं है, इलेक्शन मेरा नहीं है, इलेक्शन केसीआर साहब का नहीं है, इलेक्शन हम सबके फ्यूचर की बात है। इलेक्शन में अगर हम अच्छे कायद को, अच्छे पार्टी को वोट नहीं देंगे, एक दिन में कुछ भी कर लेंगे, चल जाएगा, लेकिन आने वाले 5 साल हमारा नसीब जो है हम खुद लिख रहे हैं। तो इसके बारे में एक बार सोचिए। हल्का लेने की बात नहीं है, लाइट लेने की बात नहीं है। इलेक्शन में कभी कभी कोई हारता है, कोई जीतता है, अलग बात है,
लेकिन तेलंगाना रियासत जैसे बनी है, बनने के बाद जिस तरीके का डिफरेंस हमारे लाइफ में आया है, अगर उसको कंटिन्यू करना है, अगर इसको ऐसे ही चलाना है, तो बीआरएस का आना बहुत ज़रूरी है। ये बीआरएस के लिए ज़रूरी नहीं है, बीआरएस के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए ज़रूरत है। क्योंकि आज तेलंगाना एक मिसाल है, अमन के लिए, चैन के लिए जाना जाता है। हम सभी लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में एक दूसरे को महफूज बना के रखे हैं। तेलंगाना रियासत में, पूरा मुल्क का हर एक रियासत में जो भी हालत है वो है, हमें उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ऐसे फिरका परस्त ताकतों को हम अंदर भी घुसने नहीं देते तेलंगाना में। और हमने पिछले 10 साल से इस तरीके से शांति और अमन फैला के रखे हैं कि आप गिन लीजिए, 10 साल में एक भी हादसा कहीं होने नहीं दिए। अगर पता भी चला केसीआर साहब को कि कुछ हादसा होने वाला है, वो रात भर जगे है, मैं उसके लिए गवाह हूँ, रात भर जगे हैं, लेकिन कुछ भी आंच किसी पे आने नहीं दिए। और आप सबका दुआ है तो हम एक दूसरे को ऐसे ही सेफ्टी, सिक्योरिटी से लगा के रख सकते हैं। जो हमारी ताकत है वो मिलके रहने में है। वो सिर्फ मैं मुसलमान भाइयों के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो हिंदू भाइयों के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आज बिहार में क्या हो रहा है, आज उड़ीसा में क्या हो रहा है, बाकी हम सब रियासतों में कैसा हालत है, एक बार सोच लीजिए। और क्या ऐसे हालत हमें यहाँ पे लेके आना है वापस? जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ पे भी वही हालत है, जहाँ बीजेपी पार्टी राज करती है वहाँ पे भी वही हालत है। इसका मतलब क्या है? हमें गौर करना चाहिए, समझना चाहिए। ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, अलग अलग नहीं है। एक दुश्मन खुला दुश्मन है, एक छुपा दुश्मन है। छुपा दुश्मन को जब तक हम नहीं जान लेते और छुपा दुश्मन से जब तक बच के नहीं रहते, तब तक हम सेफ नहीं रहेंगे, महफूज नहीं रहेंगे। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ आके बहुत बात बोलती है। आज यहाँ पे राहुल गांधी भी आए थे और बाकी बहुत लोग आते जाते रहेंगे। आज तो हमारे मोदी अंकुल भी आए दौरे पे, अमित शाह भी आए, हमारे योगी भी आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। अब इलेक्शन का माहौल है, आने दो, वेलकम करो सबको, लेकिन मिठाई खिला के भगा दो। उससे ज्यादा मेहमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मेहमान का जितना औकात है उसी में रखो, नहीं तो पूरा घर का लेगा अपना। ये मेहमान उनसे बच के रहने वाले मेहमान है, हमारा अच्छा नहीं चाहते, हमारा भला नहीं चाहते। देखिए, तेलंगाना पहले अलग रियासत था, हुजूर निज़ाम के पीरियड से यहाँ डेवलप्ड स्टेट था। हमारे निज़ाम वर्ल्ड्स रिचेस्ट किंग थे, वर्ल्ड्स रिचेस्ट किंग। हमारा पूरा तेलंगाना आबाद था, हमारे पास बहुत खुशियाँ थी। हमारे पास उसी जमाने में हर एक मुल्क से लोग आके यहाँ पे काम करते थे, हर एक मुल्क से, हर एक रियासत से नहीं, दुनिया भर के लोग आके यहाँ निज़ाम के टाइम में यहाँ काम करते थे। अब क्या हालत हो गया? उल्टा हालत हो गया। हम वहां जा रहे काम ढूंढने के लिए, हम गल्फ जा रहे। क्यों जा रहे? अगर कांग्रेस वाले जिन्होंने 55 साल यहाँ पे रूल किया है, 55 साल उन्होंने जिन्होंने हुकूमत यहाँ पे चलाया है, अगर उन्होंने हमारा ख्याल रखा होता, अगर उन्होंने बिजली दिया होता, अगर उन्होंने पानी दिया होता, अगर उन्होंने कंपनीज लगाते, अगर वो तालीम का हमारा पूरा अरेंजमेंट करते, तो क्यों जाना पड़ता हमें? मजबूर होके जा रहे हैं आज। कोई खुशी खुशी घर छोड़ के नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता है। कोई खुशी खुशी मजदूरी करने के लिए कभी भी नहीं जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ मौके नहीं मिल रहे। अगर 55 साल में वो मौके नहीं पैदा कर सकते थे, 55 साल में हमारा घर वो आबाद नहीं कर पाए, 55 साल में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे पाए, 55 साल में कभी चैन और अमन कायम नहीं रख पाए, तो किस वास्ते उनको वोट देना है? एक बार आप सोचिए, आप दिल पे हाथ रख के सोचिए। इंदिरा गांधी के जमाने में क्या हुआ? यहाँ पे बच्चों को 355 बच्चों को हैदराबाद में गोली मार दिया गया था, तेलंगाना अलग रियासत मांगने के ऊपर। बाद में कांग्रेस पीरियड में कंटिन्यूअस जिद्दोजहद चला, 15 साल दिए क्या? 2004 में देने का वादा था, 10 साल लेट करके 2014 में दिए। वो भी कब दिए? जब 2009 में केसीआर साहब बैठ गए थे फास्ट एंड टिल डेथ, वो भी दिए, वापस ले लिए। कितने 100 हमारे बच्चे उस कुर्बान हो गए, कितने बच्चे अपने शहीद हो गए। क्या भूल जाना है सब कुछ? भूल जाके वापस उनको वोट देना है? क्या धोखा खाना है? फिर दे के क्या करना है? वापस क्या करेंगे वो हमारे लिए? आप एक बार सोचिए। वो माइनॉरिटीज के बात करते थे 2004 टू 14, 2004 से 14 तक कांग्रेस का ही यहाँ पे हुकूमत था।
कितने पैसे दिए 10 सालों में? पूरे मुसलमान कौम को तेलंगाना का 900 करोड़ दिए, 900 करोड़ दिए। लेकिन तेलंगाना बनने के बाद ये 10 सालों में 2014 से लेके आज तक सिर्फ 9.5 ईयर्स में हमने 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ रुपए हमारे माइनॉरिटीज को दिया। और हम एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, तालीम के वास्ते इंतजाम कर रहे हैं, नौकरी के वास्ते इंतजाम कर रहे हैं, और हमारे मुसलमान भाइयों के स्ट्रेंथ के लिए, पैसे कमाने के वास्ते, बिजनेसेस के वास्ते इंतजाम कर रहे हैं। एक परमानेंट सॉल्यूशन ताकि हम गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आएंगे बहुत लोग आएंगे, कांग्रेस पार्टी ने किसी एक पर्सन को टिकट दिया है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आके आपको बहुत अलग अलग बातें बताएंगे, आपको मजबूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मजबूर हो जाने के बाद 5 साल हमारा हालत क्या होगा एक बार देख लीजिए। पिछले 10 सालों में निजामाबाद कैसा था, आज कैसा बन गया। अगर आप रास्ते पे चलते हो, जो डिवाइडर देखो या पूरा लाइट्स देखो या झाड़ देखो, आपको कितना अच्छा लग रहा है। निजामाबाद नहीं, हैदराबाद लग रहा है एक तरीके से, है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दिखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और निजामाबाद में 10 सालों में कुछ भी डिस्टरबेंस हुआ? कभी भी कम्युनल टेंशन हुआ? कभी भी पत्थरे फेंके गए? कुछ नहीं हुआ ना। ऐसा ही रहना है या माहौल बदलना है इसका? फिजा खराब करने वाले बहुत लोग आएंगे, होशियार तो हमें रहना है, क्योंकि ये तेलंगाना नहीं है, ये हमारा घर है, ये हमारा आशिया है। और इसको बिगाड़ने के लिए लोग आएंगे और हम उनके ही जादू में फंस जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम ही मार खाएंगे, हम ही धोखा खा जाएंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस इलेक्शन को हल्के से मत लीजिए, बहुत सीरियसली लीजिए, गौर करिए। जो 10 साल का तरक्की चल रही है, उस रफ्तार को रोकना है, उस पर ब्रेक डालना है या क्या करना है, आप सोच लीजिए। क्योंकि ये सिर्फ एक किसी पार्टी का ये नहीं है। केसीआर साहब ने अपने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया। और अलग रियासत बनाना चाहते थे, बना लिए, वो मुख्यमंत्री भी बन गए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बना दिए। उनका तो नाम लिखा गया ऑलरेडी तारीख में। लेकिन आज भी वो क्यों मेहनत करते हैं, क्यों खून पसीना बहाते हैं केसीआर साहब? हम सबके लिए करते हैं, हम सबके लिए करते हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि केसीआर साहब को मैं सुन रही हूँ, बहुत छोटे कद के लोग, बहुत ही छोटे कद के लोग अलग अलग तरीके के गाली केसीआर साहब को दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि हम केसीआर साहब को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देना साहब केसीआर साहब को वोट? क्या बिगाड़े वो आपका? कुछ खराब करे, तेलंगाना का नाम खराब करे। जब से रियासत बना, इनको अव्वल नंबर पे बना के रखे है ना, पूरे मुल्क में सब में नंबर 1 है हम तेलंगाना। कभी आपसे अलग व्यवहार हुआ है इस राज्य में, इस रियासत में? क्यों नहीं देना है देखिए वोट केसीआर साहब को? किसी एक पार्टी में कोई एक आदमी आज लड़ रहा होगा, लेकिन अगर हम समझेंगे कि ये हमारा भाई है, बंधु है, इसको वोट देना है, तो हम मार खा जाएंगे। आप ये जरा सोच लीजिए। और बीजेपी वाले, उनका तो हमेशा चलता ही रहता है कोशिश, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी आने दीजिए, अमित शाह आने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल आए थे अमित शाह, बहुत झूठ बोल के गए। वो तो जुमले के बादशाह है, कुछ भी बोलते हैं, इलेक्शन हो जाने के बाद इमीडिएटली बात पलट देते हैं। 10 साल पहले भी बोले थे सबको 15-15 लाख देंगे, और इतने बेशरम वो पार्टी है। फिर बाद में किसी पत्रकार ने पूछा उनसे, सही में किसी पत्रकार ने उनको इलेक्शन के बाद पूछा कि अमित शाह जी, आपने इलेक्शन में कहा था कि हर एक गरीब आदमी के जेब में आप 15 लाख डालेंगे। साफ सीधा उन्होंने बोल दिया, अरे इलेक्शन में 1000 बोलते हुए क्यों करते, वो तो जुमला था। तो ऐसा नियत है बीजेपी पार्टी का। लेकिन बीआरएस पार्टी ने हमेशा से जो भी कहा है वो किया है, जो भी कहा है वो करने की कोशिश किया है। और जब भी कभी कुछ कर नहीं पाए, तो भी हमने अपने लोगों से बोला कि ये हमसे नहीं हो रहा है भाई, माफी मांगो। क्योंकि इतने सच्चे दिल के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हम आपसे इतना ही गुजारिश करते हैं, हमारे सारे भाइयों को, आज हमारे खवातीनों को, हमारे घर में हमारे माँ को, हमारे काला को वजीफा मिल रहा है, बच्चियों के शादी पे पैसे दिए जा रहे हैं। ये पहले बार हुआ हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के हिस्ट्री में, किसी मुसलमान भाई के घर में शादी होता है और गवर्नमेंट से सीधा सीधा पैसा आता है।
हुआ है क्या, एक बार आप सोच लीजिए। सीधा पैसा मिलता है, बच्चों को पैसा मिलता है, बच्चा होने पे पैसे मिलते हैं, हर एक चीज़ के लिए पैसा मिलता है। तो ये सारे चीज़ आप एक बार सोच लीजिए। इस बहुत सारे इश्यूज है सोचने के लिए, लेकिन ये सोचने का वक्त है, इजी लेने का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त है। बहुत लोग बोल रहे बीजेपी को एड्स है, कांग्रेस को एड्स है। मैंने तो एक ही बात कहा है, यहाँ एड्स किसी को नहीं है, बिल्कुल बीआरएस पार्टी को है। क्योंकि मुझे भरोसा है हमारे मुसलमान भाइयों पे, हमें भरोसा है हमारे क्रिश्चियन भाइयों पे, हमें भरोसा है हमारे हिंदू भाइयों पे। क्योंकि हम सब लोग मिलके निजामाबाद को, तेलंगाना को महफूज बना के एक अमन और चैन का माहौल हमने बनाया है। हमारे फिजा बिगाड़ने को आने वाले जो भी हो, उनको हमें माफ़ नहीं करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उनके जाल में मत फंसिए। कांग्रेस अपना सगा भाई कोई नहीं है, कांग्रेस से हमें कभी कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। आपको फ़ायदा मिला है तो बिल्कुल बीआरएस से मिला है, गणेश भाई से मिला है। गणेश भाई ने जैसा मेजॉरिटी में डेवलपमेंट किया, उसी तरीके से माइनॉरिटी एरियाज में भी डेवलप करें। हम कुछ अलग व्यवहार किसी के साथ कभी भी नहीं करें, ना निज़ामाबाद में करें, ना तेलंगाना में करें, और नहीं करेंगे कभी भी। और केसीआर साहब ने साफ साफ ये कहा था कि जब तक बीआरएस पार्टी है तेलंगाना में, तब तक एक सेक्युलर रियासत बन के रहेगा, एक ट्रू सेक्युलर रियासत बन के रहेगा, और हम सबके साथ चाहेंगे। కొంతమంది వెనకాల తెలుగు వచ్చిన అన్నదమ్ములు అంటున్నారు, తెలుగులో మాట్లాడక్క అని చెప్పి వచ్చేటప్పుడు మీ అందరికీ నమస్కారం। మరి మనం ఆటో నగర్లో ఇవాళ పెట్టుకున్న మీటింగ్కి ఇంత లేట్ అయినా వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు। మనకు కావాల్సినటువంటి అన్ని పనులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి చేసుకుంటా ఉన్నాం। ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చి మొసలి కన్నీరు కాల్చేటటువంటి పార్టీలు చాలామంది ఉన్నారు। ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి, ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటున్నారు। ఒక్క ఛాన్స్ ఇవాళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఇస్తే, పాపం అని ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే పామును మెడలేసుకున్నట్టే తప్పితే ఇంకోటి ఏమీ లేదు। వాళ్ళు మనల్ని ఉల్టా కుట్టుడు తప్పితే వాళ్ళు మంచి పని చేసేది లేదు। మీ అందరితో రిక్వెస్ట్ ఒకటే, మీతో ఉన్నటువంటి పార్టీ, మీకోసం ఉన్నటువంటి పార్టీ, మీకోసం ఉన్నటువంటి నాయకుడు గణేష్ గుప్తా గారికి కారు గుర్తు మీద ఓటేసి గెలిపించండి। మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం। థ్యాంక్ యూ సో మచ్। జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ। कार की निशानी पे एक चीज बोलना भूल गए, 30 तारीख को ईवीएम में 1 नंबर पे कार निशान है। 1 नंबर में दबा के ऊपर डालना भाई।